नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास की सीरीज। तो अपना जो पहला लेक्चर होने वाला है वो है राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत। अब कोई भी किसी भी जगह का हम इतिहास लिखते हैं तो वो हम किसी प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है। इसी के लिए हमें इतिहास के स्रोतों की आवश्यकता होती है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि हमें वो स्रोत है वो मिले कहाँ से, किसको देख करके हमने राजस्थान का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम में वो हमें कैसे कैसे प्राप्त हुआ, कौन सी ऐसी साहित्यिक किताबें थी, कौन से ऐसे मूर्तियां थी, कौन से ऐसे स्तंभ थे, अभिलेख थे, जिनसे हमें ये पूरा जो आज हम इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का ये सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो इतिहास के स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख। अब पुरातात्विक क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब है कि हमें किसी जगह से हमने खोद के कुछ निकाला, वहाँ से हमें कोई मूर्ति मिल गई या कोई बिल्डिंग है, कोई महल है पुरानी, या कोई ताम्रपत्र मिल गया। तो इस प्रकार के जो अवशेष प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक कहलाते हैं। दूसरा है साहित्यिक। साहित्यिक यानी उस जमाने में किसी बंदे ने कोई किताब लिखी, साहित्य लिखा, या किसी राजा ने अपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, लेखक से किताब को लिखवाया, तो वो सारी किसके अंदर आएगी? वो आएगी साहित्य के अंदर। और फिर है पुरालेख। पुरालेख यानी आर्काइवल। पुरालेख मतलब जो राजा थे वो अपने कोई पत्राचार करते थे दूसरे राजा के साथ, अपनी बहियां लिखवाते थे, अपने जो दैनिक जीवन है उसमें डायरी वगैरह लिखते थे। ये सारे क्या आते थे? ये आर्काइवल में आएंगे, पुरालेख में आएंगे। हमारा जो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है, जहाँ पर सारे जितने भी राजा हुए थे रियासतों के, उनके आपस में पत्राचार हो गए या कोई भी फरमान जारी किए थे वो हो गए, पहियाँ हो गई उनकी, वो सारे बीकानेर में राज्य अभिलेखागार, अपना राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है, वहाँ पर रखवाया गया है। अब हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं दोस्तों उत्खनित पुरावशेष, यानी जो हम खोद के निकाले चीज़ें, पूरा अवशेष। अवशेष यानी जो पीछे बच गया, टूटा फूटा। पूरा यानी पुराना, पहले का। तो उत्खनित पुरावशेष, खोद के निकाले गए जो हमें कुछ मिले साक्ष्य के आधार पर चीजें, वस्तुएं, उनको बोलते हैं उत्खनित पुरावशेष। दूसरे हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख यानी किसी भी चीज पर लिखे गए, वो क्या कहलाएंगे? अभिलेख। ताम्रपत्र, आज के टाइम में हम कोई भी जमीन खरीदते हैं या कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी क्या होती है? रजिस्ट्री होती है। पुराने ज़माने में ये सोचते थे कि अगर हमने कागज़ पर कुछ लिख दिया तो कागज़ को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक बार मान लो कोई राजा बन गया, उसने किसी व्यक्ति को कोई ज़मीन दान में दे दी, अब वो ज़मीन उसके पुरखों तक चलनी थी, तो हो सकता है कि कागज़ का टुकड़ा हो वो कहीं सड़ जाए, गल जाए, लेकिन अगर हम उसको किसी धातु के ऊपर लिख देंगे तो वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये तांबे की धातु की एक पट्टिका होती थी, उसके ऊपर रजिस्ट्री बनाकर देते थे, वो क्या कहलाते थे? ताम्रपत्र कहलाते थे। उस ताम्रपत्र में सब चीजें लिखी होती थी, देने वाले का भी पूरा विवरण और जिसको दी जा रही है उसका भी पूरा विवरण। ये नहीं है कि आज किसी राजा ने दे दी, कल उसका बेटा अगर राजा बना तो वो मुकर जाएगा, नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ये राजा तो कोई और था, हमारे वाला नहीं था। उसमें उसके दादा की, परदादा की, फिर उसके पिताजी की पूरी वंशावली के साथ, पूरी जगह की जानकारी के साथ कि फलाने फलाने राजा ने, जिसके पिता का नाम ये, जिसके दादा का नाम ये, जिसके परदादा का नाम ये, नहीं ये इस यहाँ की जमीन है, ये अमुक व्यक्ति को, जिसके पिताजी ये हैं, दादा ये है, परदादा ये है, वो दान में दी गई है और आगे ये कभी वापस नहीं ली जाएगी, या जो भी चीज़ें उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन थी वो लिखे जाते थे। फिर आते हैं सिक्के। सिक्कों से हमें इतिहास का किस प्रकार पता चलता है? अगर हमें किसी राजा का सिक्का मिला जो किसका है? सोने का सिक्का है, तो इससे राजा की आर्थिक स्थिति पता चलती है कि राजा था वो बहुत धनवान था, मजबूत थी स्थिति। उसकी जगह अगर हमें चांदी के मिले तो वो उससे कम, तांबे के मिले तो और भी कम। ज़्यादा सिक्के मिले तो मतलब ज़्यादा राजा के पास धन था। कई प्रकार के सिक्के अगर एक जगह से मिले मतलब वहाँ पर लोग आपस में सिक्कों का लेन देन करने आते थे। सिक्कों के लेन देन करने का मतलब क्या हो गया? कि वहाँ पर व्यापार होता था, वो एक व्यापारिक केंद्र था। इस प्रकार से सिक्के हमें इतिहास जानने में मदद करते हैं। फिर है चित्रकला।
चित्रकला मतलब पेंटिंग्स हो गई। पेंटिंग में हमें क्या पता चलता है, किसकी पेंटिंग बनाई जा रही है। अब पुराने ज़माने की जो हम पेंटिंग देखेंगे, भित्ति चित्र वगैरह हो गए, तो उसमें ज़्यादातर पेंटिंग्स थी शिकार की। आज के टाइम हम अगर किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई तू चित्र बना, तो वो किसके बनाएगा? वो बस का बनाएगा, कार का बनाएगा, हवाई जहाज का बनाएगा। उस समय ऐसी कुछ चीज़ें थी नहीं, बस शिकार करना काम था। तो हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि उस समय में क्या चल रहा था। नृत्य करते हुए चित्र मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्थापत्य कला यानी जो आर्किटेक्चर है, वो किस प्रकार के घर बनाए हुए थे, कोई मंदिर बनाए हुए थे। एक बढ़िया संगमरमर का मंदिर बनाया था राजा ने। एक राजा ने ऐसे ही पत्थरों का मंदिर बना दिया, तो पता चल जाएगा कि जो संगमरमर वाला था उसमें पैसे ज़्यादा लगने हैं, तो वो राजा बढ़िया स्थिति में था। दूसरा वाला उसकी अपेक्षा कमज़ोर स्थिति में था। तो ये चीज़ें हमें स्थापत्य कला से पता चलती है। मूर्ति कला, अब मूर्ति बनाएंगे तो मूर्तियों में भी हम क्या करते हैं, पुरानी आप मूर्तियां देखोगे, कीर्ति स्तंभ पे भी बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। उसमें उसे हमें वेशभूषा की जानकारी मिलती है, आभूषण कौन से पहन रखे हैं ये जानकारी मिलती है। किस भगवान की मूर्तियां ज़्यादा है, शिव की मूर्तियां ज़्यादा मिलेगी तो पता चलेगा कि इस स्थान पर शिव की पूजा होती थी, शैव थे। विष्णु की मिलेगी तो वैष्णव थे। तो ये चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलती है। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले जो सबसे पुराने स्रोत मिलेंगे वो कौन सी भाषा में मिलेंगे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के बाद जब मध्यकालीन आएगा, जब मुगल हमारे राजस्थान पर अटैक करना शुरू करेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये फारसी में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद जब अंग्रेजों का आगमन होगा तो अंग्रेजी साहित्य होगा। तो संस्कृत साहित्य, फिर राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर है पुरालेखीय स्रोत, आर्काइवल। इसमें बही हो गई। बही कई प्रकार की होती थी। एक डेली रूटीन लिख रहे हैं डायरी में। दूसरा कोई मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर का सारा खर्चा शुरू हुआ है तब से लेकर के खत्म हुआ है तक, किस चीज़ में क्या क्या खर्चा, किस किस दिनांक को लिखा, इस प्रकार की बहियाँ बनाई जाती थी। फिर है खरीता। खरीता बोलते थे जो राजा दूसरे राज्य को पत्र भेजता था, उस पत्राचार को क्या बोलते थे, उन पत्रों को क्या बोला जाता था? खरीता। राजा को पत्र भेज रहा है, उसको खरीता बोलते थे। फिर है सियाह हुजूर। हुजूर का मतलब स्वामी, जो राजा को बोलते थे। खर्चा बही यानी राजा के क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। आज राजा ने ये अचकन मंगवाई है, आज राजा के लिए ये ताज में आन के आया है, इस ताज में ये जो हीरा जड़ा है ये इतने रुपए का है। ये सारे किस में दर्ज किए जाते थे? सियाह हुजूर में। दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार का मतलब कोम का मतलब क्या होता है? जाति। तो ये जयपुर में मिलती थी भैया, जिसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो कौन सी जाति के हैं, कौन सी जाति के कितने कर्मचारी हैं, ये सब लेखा जोखा रखा जाता था। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय कौन सी जाति थी वो उच्च श्रेणी में आती थी, कौन सी जाति थी वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करती थी, कौन सी जाति के लोग नौकरी ज़्यादा लगते थे। तो ये हमें पुरालेखीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो कितने प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत? 3 प्रकार के, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखीय। पुरातात्विक में उत्खनन पुरावशेष हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, स्थापत्य कला हो गई, चित्रकला हो गई, ये सब चीज़ें। साहित्य के अंदर संस्कृत साहित्य, फिर राजस्थानी साहित्य, फिर फारसी साहित्य और फिर अंग्रेजी साहित्य। पुरालेखों में बही हो गई, खरीता हो गया, सिया हुजूर हो गया, दस्तूर कोमवार, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं पुरातात्विक स्रोत को। सबसे पहला है उत्खनित पुरावशेष। अब भारत में सबसे पहले उत्खनन वगैरह का कार्य शुरू किसने करवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और राजस्थान में शुरू करवाया था ACL कार्लाइल ने। तो जो सबसे पहले कोई बंदा है वो सबसे पहले कोई काम को शुरुआत करता है तो उसे उसका क्या बोल देते हैं हम? जनक बोल देते हैं। तो भारत में पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जबकि राजस्थान में ACL कार्लाइल को पुरातत्व का जनक बोला जाता है। और ये 1871 में इसने अपना काम शुरू किया था। ये तो हो गए अंग्रेज। अब भारत के भी कुछ लोग हैं जिनके नाम हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार आ जाता है कि निम्न 4 में से अलग कौन है।
4 उत्खननकर्ता दे देंगे, एक कोई खिलाड़ी दे देगा। या फिर निम्न किससे संबंधित है, वैज्ञानिक है, उत्खननकर्ता है, खिलाड़ी है, या कोई और क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में है, ये पूछ लेगा। तो हमारे राजस्थान के कुछ उत्खननकर्ता हैं, उनको याद रखिए जिन्होंने राजस्थान में उत्खनन कार्य करवाया है। वीरेंद्रनाथ मिश्र, टी.आर. भंडारकर, रतन चंद्र अग्रवाल, पी.बी. लाल, ललित पांडे और जीवन सिंह खरकवाल, ये प्रमुख उत्खननकर्ता है। फिर जहाँ पर ये खुदाई हुई है वो कुछ स्थल हैं। बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, आहड़ उदयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, नगरी चित्तौड़ में, डीडवाना पहले नागौर में था, अब कुचामन डीडवाना में आ गया, नोह भरतपुर में। ये उत्खनन स्थल हो गए। इसके अलावा और भी उत्खनन स्थल है बहुत सारे, जब हम सभ्यताएं वगैरह पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। ये भी इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्न स्थल किससे संबंधित हैं, या निम्न में से कौन सा स्थल उत्खनन से संबंधित नहीं है, इस प्रकार के। फिर खोदने वाले हो गए, खोदने की जगह हो गई। अब खुदाई में निकलता क्या क्या है, वहां पर या तो क्या निकलेंगे, पत्थर के उपकरण निकलेंगे, या मृत भांड निकलेंगे, या धातु के उपकरण निकलेंगे, या आभूषण निकलेंगे, या उनकी हड्डियां वगैरह निकलेगी। तो जो चीजें हैं वो सामग्री क्या क्या हो सकती है, पाषाण उपकरण हो सकते हैं, धातु उपकरण, आभूषण, मृत भांड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिल सकती हैं। तो ये हो गए हमारे उत्खननकर्ता, उत्खनन स्थल और सामग्री। भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, राजस्थान में पुरातत्व का जनक एसीएल कार्लाइल, याद करते हुए चलना है साथ साथ में। फिर अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। जो हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसको एपिग्राफी कहते हैं। अब ये आप यहां पर देख रहे हो, कोई शिला है उसके ऊपर कोई अभिलेख लिखा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, शिलालेख। कोई स्तंभ है यानी खंबा टाइप है, उसके ऊपर कोई अभिलेख लिखा है, उसको हम क्या बोल देंगे, स्तंभलेख। कोई गुफा है उसके अंदर कोई भित्ति चित्र बनाया है, कुछ लेख लिख दिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, गुहालेख बोल देंगे। तो ये चीजें। और सबसे पहला जो अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं ये राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। तो कौन सा है, बड़ली अजमेर का अभिलेख। ये बड़ली अभिलेख है जो अजमेर में मिला है। ये कब का है, ये है 443 ईस्वी पूर्व का। अब ईस्वी और ईस्वी पूर्व यानी एडी और बीसी, इसका क्या चक्कर रहता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो ईस्वी शुरू कब हुई थी, ज्यादातर मिसकंसेप्शन है, पहले मैं भी सोचता था कि ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी शुरू हुई थी, लेकिन ये ईसा मसीह के जन्म के 4 साल के बाद हुई थी। ईसा मसीह का जन्म हुआ, 4 साल के हुए, 4 साल के होते उन्होंने बोला कि मैं भगवान का क्या हूं, दूत हूं, भगवान ने मुझे भेजा है, भगवान नहीं हूं मैं, भगवान का दूत हूं। अब जिन लोगों ने ये मान लिया कि ईसा मसीह है वो भगवान का दूत है, वो सारे क्या हो गए, ईसाई हो गए। और जिस दिन उसने ये बात बोली उस दिन उन लोगों ने बोला कि भाई हमारा तो साल शुरू हो गया 1 जनवरी 1। तो ये होती है ईस्वी की शुरुआत यानी एनो डोमिनी एडी। तो ईसा मसीह 4 साल के हैं। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 4 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी शुरू हुई उससे 4 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 4 ईस्वी पूर्व। और ईसा मसीह ने ये बोल दिया कि मैं भगवान का दूत हूं, उसके बाद ईस्वी शुरू हो गई। तो अब से ईस्वी चल रही है, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 612 ईस्वी, 713 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 2026 ईस्वी अभी चल रही है। तो ये अभिलेख कब का है, 443 ईस्वी पूर्व का है। क्या अभिलेख पर लिखा है कि ये अभिलेख 443 ईस्वी पूर्व का है, क्योंकि ईसा मसीह तो पैदा हुए 1 ईस्वी में, मतलब 4 ईस्वी पूर्व। तब से लोगों ने मानना शुरू किया कि हाँ हमारे तो अब भगवान जी के दूत आ गए हैं, अब हमारा सुधार होगा। लेकिन अपने यहाँ तो उससे 400-500 यानी हजारों साल पहले अभिलेख लिख दे रहे थे, तो हम तो उनसे ज्यादा सभ्य थे। तो क्या 443 ईस्वी तो उस पर लिखा नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ये लिखा गया उस समय ईसा मसीह का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि उसके ऊपर लिखा गया है वीर निर्वाण संवत 84।
अब ये वीर निर्माण संवत क्या है? वीर निर्माण संवत को समझने की कोशिश की गई तो लास्ट में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि भाई मैं बताता हूं क्या है वीर निर्माण संवत। अब वहां पर क्या था कि जो अभिलेख के अनुसार जो माध्यमिका है ये एक जैन केंद्र है, जैनों के बारे में उस अभिलेख में बताया गया है। माध्यमिका चित्तौड़ वाला क्षेत्र है। तो ओझा ने बताया कि ये जैन केंद्र है, जैनों के महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु से ये शुरू हुआ वीर निर्वाण संवत। अब मृत्यु महावीर स्वामी का तो हमें ईस्वी के हिसाब से पता है कि महावीर स्वामी की जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 75 साल तक ये जीवित रहे तो मरे कब? अब ये 75 साल तक जीवित रहे तो 599 में जुड़ेंगे नहीं, 599 में घटेंगे, क्योंकि ये ईस्वी पूर्व की बात है। तो ये हो गए 527 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी और तभी से वीर निर्वाण संवत है वो शुरू हुआ 527 ईस्वी पूर्व। अब वीर निर्वाण संवत के 84वें साल इसको लिखा गया है। तो 527 में से 84 और घटा देंगे, 84 और घटाएंगे तो 443 ईस्वी पूर्व आ जाए। तो ये 443 ईस्वी पूर्व यहां से स्पष्ट होता है। अब एक बात और बता देता हूं कि महावीर स्वामी ने बोला था कि हिंसा नहीं करना है, यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी नहीं करना है, क्योंकि आप हल चलाओगे तो जो कीड़े मकोड़े जमीन में होते हैं वो भी मर सकते हैं। तो फिर जैनों ने क्या करे भाई, फौज में जा नहीं सकते, क्योंकि तब तो फौज वाला ही काम था, ज्यादातर युद्ध होते रहते थे आपस में। तो बोला कि अपने दुकान कर लो, चाय पत्ती चीनी बेचो, कोई हिंसा नहीं है। तो आज भी जैन है वो अपनी जो बइया हैं वो दीपावली के दिन चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? नया साल दीपावली से शुरू होता है, क्योंकि ये महावीर स्वामी की मृत्यु का, निर्वाण का दिन है, मोक्ष का दिन है, तो उसको चेंज करते हैं। अभी ये चीजें पता नहीं है तो ऐसे ही कहते हैं कि दिवाली को नया साल है, दिवाली पे चेंज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं इसका मुख्य कारण यही है। अब ये बड़ली अजमेर का अभिलेख है, वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला कब था? 1912 ईस्वी में मिला था। कहाँ से मिला था? ये मिला था दोस्तों बिलोट माता मंदिर से। चित्तौड़ में ही है बिलोट माता मंदिर, वहां से इनको मिला था। अब ये मिलते कैसे थे? जो अभिलेख वगैरह है जा जाके ढूंढते थे कि कोई यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। कुछ तो क्या है कि मंदिरों वगैरह में जा करके सर्वे करते थे। बाकी कोई बहुत ज्यादा पुराने मंदिर थे, विदेशी आक्रांताएं मंदिर तोड़ दिए, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो पत्थर इधर उधर हो गए, लोगों ने उनके घर पे ले आए। घर पे ले आके उन पत्थरों को या तो अपने घरों में लगा लिया, या उस पर कोई बाजरी कूटने लग गए, या कोई तंबाकू कूटने लग गए। तो फिर जब पुरातत्व का काम शुरू हुआ था भारत में, तब फिर ये जारी किया गया कि अगर किसी के पास कोई ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर कुछ उकेरा गया है, लिखा गया है, तो वो आके जमा करा दे। तो उनके आधार पर ये लेख मिले हैं। तो बड़ली अभिलेख है वो सबसे पुराना अभिलेख है राजस्थान का। हो सकता है इससे भी पुराना कोई अभिलेख हो जो अभी मिला नहीं हो, किसी ने अपने कुएं में लगा दिया हो, किसी ने उसके ऊपर तंबाकू कूट कूट के घिस दिया हो। क्योंकि बहुत से अभिलेख ऐसे मिले हैं कि जैसे मान लो ये एक पूरा अभिलेख है ना, तो एक साइड से मिट गया और एक साइड आधा पड़ा है, तो वो आधी आधी लाइनों को पढ़ के बाकी आधा जो बचा है उसका हिसाब किताब लगा करके इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़ली अभिलेख अजमेर का 443 ईस्वी पूर्व गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला था 1912 ईस्वी में बिलोट माता मंदिर से। इसके अनुसार माध्यमिका एक जैन केंद्र था जिस पर वीर निर्वाण संवत 84 लिखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है घोसुंडी चित्तौड़ का अभिलेख। ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। द्वितीय शताब्दी यानी लगभग 200 साल पहले। अब द्वितीय शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, इसका तो पता ही होगा, एक बार बता देता हूं। द्वितीय शताब्दी का मतलब है दोस्तों 100 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी तक, ये द्वितीय शताब्दी है। 18वीं शताब्दी कब से होगी? 1701 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक, ये 18वीं शताब्दी है, 18वीं सदी है। वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है, 2001 से लेकर के 2100 ईस्वी तक। तो ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इसमें एक गजवंश का शासक है सरवतात, उसका उल्लेख मिलता है
जो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसमें पूजा किसकी की जा रही है? उसमें पूजा की जा रही है संकर्षण और वासुदेव, संकर्षण और वासुदेव की। वासुदेव कृष्ण जी है, संकर्षण बलराम है। कृष्ण और बलराम की यानी वासुदेव और संकर्षण की पूजा का प्राचीनतम अभिलेख या जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ से। इसमें भागवत धर्म, क्योंकि कृष्ण की पूजा की जा रही है तो जिसको वैष्णव भी बोलते हैं, भागवत भी बोलते हैं, तो भागवत धर्म की जानकारी कौन से अभिलेख से? घोसुंडी अभिलेख से। और ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है जो हमें भागवत धर्म की जानकारी देता है। तो ये हो गया घोसुंडी। इसके बाद है बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख। ये है 625 ईस्वी। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ हमें हिमेल माता मंदिर से। यहाँ पर क्या है? जालोर सिरोही वाला क्षेत्र है ये। इस पर एक वंश था, राजवंश, जिसको क्या बोलते हैं? चावड़ा वंश। तो चावड़ा वंश का यहाँ पर एक शासक था वर्मलात। राजधानी थी इनकी भीनमाल। इसमें लिखा गया है कि चावड़ा वंश के शासक वर्मलात का एक सामंत था आबू का, जिसका नाम क्या था? रज्जीव था। तो अब इस अभिलेख से हमें क्या पता चला? इस अभिलेख से हमें पता चला कि उस समय यानी 625 ईस्वी में सामंत व्यवस्था लागू थी। तो चावड़ा वंश के राजा वर्मलात के समय में राजीव आबू का सामंत था, यानी सामंती व्यवस्था की हमें जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख 625 ईस्वी पूर्व। भागवत धर्म का घोसुंडी अभिलेख हो गया। और जो बड़ली शिलालेख है ये सबसे पहले था। इसका क्या पता चलता है कि माध्यमिक का एक जैन केंद्र था। अब है कि अभिलेख तो हो गए, अब कुछ ऐसे अभिलेख होते हैं जिसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोला जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, ये अब सब आपने सुना हो। तो जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 1460 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था चित्तौड़ में। इसको हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ एक ही है। राणा कुंभा के समय इसका निर्माण किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि कुंभा की उपलब्धियों को इसमें बताया गया होगा। क्या क्या बताया है? सबसे पहले बताया है कुंभा की उपाधियां, कुंभा का साहित्य और कुंभा के विजय अभियान, यानी कुंभा का गुणगान किया होगा इसके अंदर। तो कुंभा का साहित्य, कुंभा की उपाधियां और कुंभा के विजय अभियान। लिखा किसने? लेखक थे बाप बेटा अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अब मैं ये भूल गया कि इसमें बाप कौन सा था, बेटा कौन सा था। तो कीर्ति स्तंभ की रचना किसने की? अत्रि एवं महेश ने। किसने बनवाई? कुंभा ने। के काल में बनी कुंभा में। क्या क्या है? कुंभा का साहित्य, उपाधियां और विजय अभियान। फिर एक फारसी अभिलेख पढ़ देते हैं। अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईस्वी। अब अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईस्वी। अजमेर में क्या है मेन चीज जो फारसी यानी मुस्लिमों से संबंधित है? तो एक तो अजमेर शरीफ दरगाह हो गई, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसके ऊपर अभिलेख लिखाया गया है कि ये मस्जिद एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाई गई। ये उसके ऊपर बाकायदा लिखा है। ये भी लिखा है कि इसको तोड़ने वाले में कौन कौन थे, किस चीज को किसने तोड़ा और किसने फिर इसको बनाया। एकदम एक्यूरेट चीजें लिखी हुई है, कोई छुपाया नहीं गया इसमें। ये कहाँ पर है? ये 2.5 दिन के झोपड़े के गुंबद के ऊपर है। इसके अनुसार ही हमें पता चलता है कि संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर है धाईबी पीर दरगाह चित्तौड़गढ़ का अभिलेख। यह है 1325 ईस्वी का। इसमें हमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? हिजराबाद मिलता है। कहाँ से पता चलता है? धाईबी पीर की दरगाह में 1325 ईस्वी, मतलब 1325 ईस्वी तक जो अभिलेख लिखा उसमें चित्तौड़ का नाम क्या पाया? खिजराबाद। खिजराबाद कैसे पड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करके अपने हाथ में ले लिया था और इसको कर दिया था बर्बाद। तो बोला कि भाई मैंने तो इसको कर दिया बर्बाद, अब मेरा बेटा है खिजर खां, वो इसको क्या करेगा? आबाद करेगा। तो इसका नाम क्या रख दिया? खिजर प्लस आबाद यानी खिजराबाद। तो 1325 ईस्वी तक ये खिजराबाद नाम चला। इसका मतलब है कि 1325 तक इस पर कोई भी राजपूत शासक है वो अधिकार नहीं कर सका। ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही रहा। 1325 के बाद में
कहीं पर खिजराबाद नाम नहीं मिलता है, इसका मतलब उसके बाद में इसका नाम वापस से चित्तौड़गढ़ कर दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि किस जगह पर कहाँ तक कौन से राजवंश का शासन है वो चलता रहा। तो ये हो गए अपने मुख्य मुख्य अभिलेख। फिर आते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र भूमि अनुदान के दौरान राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। ये शुरू में तो संस्कृत में लिखे गए, लेकिन बाद में राजस्थानी बोलियों में लिखे जाने, स्थानीय बोलियां जो थी उसमें लिखे जाने लगे। 3 ताम्रपत्र हैं वो महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस एग्जाम RS के नहीं लेकिन RPSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला है आहड़ उदयपुर का ताम्रपत्र 1206 ईस्वी का। ये भीमदेव सेकंड द्वारा जारी किया गया था। आहड़ उदयपुर का भीमदेव सेकंड द्वारा। भीमदेव कहाँ का शासक था? गुजरात का चालुक्य शासक था, गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। और इसमें मूलराज से लेकर भीमदेव सेकंड तक की जानकारी हमें मिलती है। तो आहड़ के ताम्रपत्र से हमें गुजरात के चालुक्य राजवंश के शासक भीमदेव सेकंड की जानकारी मिलती है। दूसरा है खैरोदा उदयपुर का ताम्रपत्र। यह है 1437 ईस्वी। ये कुंभा द्वारा जारी किया गया था। 1460 में कीर्ति स्तंभ बनाया था, 1437 उससे वो कुंभा का ही काल था। तो इसमें कुंभा ने बताया कि एकलिंग जी के आसपास का क्षेत्र है, मैं किसी बंदे को दे रहा हूँ, उसके जाने का ये मार्ग है और उस पर तो उस मार्ग पर टैक्स भी ले सकता है। तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिली कि एकलिंग जी के समीप भूमि दी जा रही है, मार्ग का पता चल रहा है, टैक्स व्यवस्था यानी कितने रुपए या जो भी सिक्के लेने हैं मुद्रा का पता चल रहा है, और वहां की धार्मिक स्थिति का पता चल रहा है। तो ये खैरोदा उदयपुर का। फिर है चीकली उदयपुर का ताम्रपत्र 1484 ईस्वी। ये किसी सामंत या अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें हमें कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कर व्यवस्था की जानकारी कौन से ताम्रपत्र से मिलती है? चीकली उदयपुर का ताम्रपत्र। तीनों ताम्रपत्र उदयपुर के हैं। आहड़ वाला गुजरात चालुक्य वंश, खैरोदा वाला कुंभा, चीकली वाला कोई सामंत के द्वारा है। अब है सिक्के। जो सिक्कों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। अब एक अंग्रेज अधिकारी था वेब, उसने क्या किए थे? सारे सिक्के जो थे उनका अध्ययन करके एक किताब लिखी थी। उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, वेब ने। अब राजस्थान में बहुत से स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए ये देखते हैं। सबसे पहले सिक्के प्राप्त हुए थे नगर टोंक से। किसको प्राप्त हुए थे? कार्लाइल। ये मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। मालव जनपद के 6000 सिक्के किसको? कार्लाइल को। कहाँ से? नगर टोंक से प्राप्त हुए। दूसरा है रेड टोंक। यहाँ से 3000 सिक्के प्राप्त हुए थे, लेकिन ये किसी एक राजा के, एक राजवंश के नहीं थे। ये थे मालव, मित्र, अपोलोडोट्स और इंडो सेसेनियन। इन 4 राजवंशों के सिक्के थे। किसके? मालव, मित्र, अपोलोडोट्स, इंडो सेसेनियन। अपोलोडोट्स एक इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक यानी जो यूनान के शासक थे। अगर वो धीरे आते आते मतलब इंडिया की तरफ आते, वहां से कोई राजवंश बन गया तो उसको इंडो ग्रीक बोलते थे। और जो इंडो सेसेनियन है, तो ईरान में एक शासन राजवंश था, सासानी राजवंश। वहां के प्रभाव से इंडिया में सिक्के बनते थे, मतलब सिक्कों पर प्रभाव पड़ता था, तो वो इंडो सेसेनियन सिक्के उनको बोला गया। तो ये 3000 सिक्के यहां से मिले। फिर आता है बयाना नगला छेल भरतपुर। 1948 की बात है। 1921 सिक्के मिले यहां से। कौन से काल के थे? गुप्त वंश के थे, गुप्त काल के सिक्के थे। अब ये सिक्के बयाना नगला छेल भरतपुर के 4 दूसरी जगहों से मिले हैं, जिनमें से 2 टोंक में है, एक जयपुर, एक अजमेर। 2 टोंक में है तो रेड की जगह बेड हो गया। दूसरा है सोयला। बेड, सोयला, मोरोली कहाँ है? जयपुर में, और अहेड़ा अजमेर में। 4 और जगह से सिक्के मिलते हैं। पेंड, टोंक, सोयला, टोंक। बेड, सोयला, टोंक, मोरोली, जयपुर, अहेड़ा, अजमेर। इन स्थानों से भी
सिक्के मिले हैं। किस प्रकार के सिक्के हैं ये गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं। गरुड़ किसका वाहन होता है? विष्णु वाहन। और इन सिक्कों पर एक तरफ गरुड़ छपा है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन हमें मिलता है। फिर आते हैं मिहिर भोज, एक प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज, उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मावलदेसर, नौहर, पल्लू, नावा, डेगाना वगैरह। मावलदेसर, नौहर, पल्लू ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। नावा डेगाना नागौर में है और बगेरा अजमेर में है। मिहिर भोज कहता था कि विष्णु भगवान का कोई परम भगत है, सबसे बढ़िया एक नंबर पे आने वाला भगत है तो मैं ही हूं। तो उस समय वराह अवतार की पूजा होती थी, तो ये अपने खुद को आदि वराह बोलता था कि अगर भगवान की पूजा करने में सबसे लंबी कोई लाइन लगेगी तो उसमें पहला आदमी कौन होगा? मैं होऊंगा। तो आदि वराह की उपाधि मिली। तो इनके सिक्कों पर एक तरफ वराह अवतार का अंकन है और दूसरी तरफ श्री मदादि वराह लिखा हुआ है। तो ये हो गए मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया मुगल काल। मुस्लिम सत्ताई सेंटर में उनके साथ राजाओं ने संधियां की, तो उनके अनुसार सिक्के चलाए गए। तो आमेर जयपुर में कौन से सिक्के चलाए गए थे? झाड़शाही सिक्के चलाए। जो सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? झाड़शाही। जोधपुर में विजयशाही, बीकानेर में गजशाही, अलवर में रावशाही, बूंदी में रामशाही, कोटा में गुमानशाही, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में सालिमशाही, जैसलमेर में अक्खेशाही और धौलपुर में तमंचाशाही। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बीकानेर में गजशाही, मेवाड़ में स्वरूपशाही और चांदोड़ी। तो ये स्वरूपशाही चांदोड़ी, कोटा गुमानशाही, बूंदी रामशाही, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सालिमशाही, जैसलमेर अक्खेशाही, अलवर रावशाही, धौलपुर तमंचाशाही। अब आमेर या जयपुर के सिक्कों को झाड़शाही क्यों कहा जाता है? आमेर के लोग अपना कछवाहा वंश है, तो कछवाहा वंश कुश को अपना मूल पुरुष मानते हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि वो कुश से उत्पन्न हुए हैं। तो कुश राम का पुत्र था, राम राज्य था। राम की जो राजधानी थी राज्य की अयोध्या थी। अयोध्या का झंडा आप देखोगे तो उसके अंदर एक ऐसे झाड़ी बनी हुई है, ऐसे छह शाखाओं की झाड़ी है। यही सेम झाड़ी आमेर वालों ने अपने झंडे में रखी थी। तो इनको क्या बोला जाता है? झाड़शाही। जोधपुर वाले विजयशाही, बीकानेर में गजशाही, मेवाड़ में स्वरूपशाही शासक हुए थे। फिर चांदोड़ी, मेवाड़ की एक राजकुमारी थी चांद कंवर, जिसका विवाह किसके साथ तय हुआ था? जो आमेर के राजा थे प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण किया था, उनके साथ फिक्स हुआ था। लेकिन शादी होने से पहले ही उनकी क्या हुई? प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। तो जो चांद कंवर थी उन्होंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया। उसने बोला कि विवाह होना था तो प्रताप सिंह से ही होना था, अब जब वो ही नहीं रहा तो मैं विवाह नहीं करूंगी। तो ये मेवाड़ में रही थी। जयपुर वाले भी इनको काफी मानते थे, बाद के राजा थे वो इनको माँ का दर्जा ही देते थे। तो रिश्ते ठीक थे। तो मेवाड़ वालों ने सोचा कि इतनी मतलब सभ्य राजकुमारी है तो इसके लिए सिक्के चलाने चाहिए। चांदोड़ी सिक्के थे, लेकिन ये चांदोड़ी सिक्के थे ये सिर्फ मेवाड़ में ही चलते थे। बाहर कोई इसको व्यापार के लिए लेकर जाता था, वहां सिक्के नहीं चलते थे। बाहर चलाने हैं, मेवाड़ से मान लो जोधपुर में देना है तो वो स्वरूपशाही। वैसे स्वरूपशाही और चांदोड़ी दोनों चलते थे। कोटा में गुमानशाही थे, बूंदी में रामशाही, सालिमशाही, अक्खेशाही, रावशाही, तमंचाशाही। फिर आया अंग्रेजी शासन। तो अंग्रेजी शासन में सबके सिक्के एक जैसे ही हो गए थे, जिनको क्या बोलते थे? कलदार सिक्के बोला जाता था। तो ये हो गए हमारे सिक्के। सिक्के कंप्लीट कर लिए, सिक्कों का अध्ययन कर लिया हमने। तो हमने क्या कर लिया? न्यूमिस्मेटिक्स, क्योंकि सिक्के को अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। फिर आती है चित्रकला। अब चित्रकला में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं पुराने। तो शैल चित्र क्या, किसके चित्र मिलेंगे? शिकार के मिलेंगे। अब दो नदियों के क्षेत्र है जहां से ये चित्र हमें ज्यादा मिलते हैं। एक है बूंदी की छाजा नदी और दूसरा है कोटा की चंबल नदी। चंबल नदी कोटा और छाजा नदी बूंदी, यहाँ से हमें अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कई जगहों से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आलणियाँ कहाँ हैं? कोटा में।
गदरडा बूंदी में, कन्यादह बारां में, बैराठ जयपुर में, सोहनपुरा सीकर में और डडीकर हरसोरा अलवर में। एक बार ये प्रश्न आया था कि डडीकर हरसोरा से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये किस जिले में है? तो ये अलवर में है। तो ये जो स्थान है ये किस जिले में है, ये भी हमें याद रखने जरूरी है। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की है, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है। फिर जैसे ही मध्यकाल आया तो सब रियासतों ने अलग अलग अपनी चित्रकला शैलियां हैं वो विकसित की थी, जैसे बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, ये जिनको हम आगे चित्रकला में डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गई चित्रकला। शैल चित्र शिकार के, दो नदियां, बूंदी की झाजा नदी, कोटा की चंबल नदी, और ये सारे स्थान आलनिया, कोटा, गदरडा बूंदी, कन्यादह बारां, बैराठ जयपुर, सोनपुरा सीकर और डडीकर हरसोरा अलवर में। फिर है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, राजाओं ने जो महल बनाए, किले बनाए, दुर्ग बनाए, नगर बनाए, इनके निर्माण करवाया। इनसे हमें पता चलता है राजाओं की स्थितियों का, राजाओं की धार्मिक स्थितियों का, उस समय की सामाजिक स्थितियों का, कि कितना भेदभाव था राजा जनता में और दुर्ग में, कितना अंतर करता था। परकोटे बने होते थे तो क्यों बने होते थे? क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद आप देखोगे कि कोई भी बिल्डिंग बनी है, कोई भी नगर बसा है, तो उसमें परकोटे बंद कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद आपस में आक्रमण थे वो बहुत कम हो गए थे। एक होती थी लड़ाई, एक होता था आक्रमण। लड़ाई दोनों राजा आपस में बात करके लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई हो गई। एक राजा लड़ाई नहीं करना चाहता है लेकिन दूसरा उसके पास आ रहा है, वो होता था आक्रमण। उस आक्रमण से जनता को बचाने के लिए नगर के चारों तरफ क्या बनाए जाते थे? किलेबंदी की जाती, मतलब ये दीवारें बनाई जाती थी। जब अंग्रेज आए तो उसके बाद आक्रमण हो गए भारत में बंद आपस में। सबसे बाद में जो एक नगर है ब्यावर, ब्यावर में बनाया गया था अंग्रेजों ने, उसके बाद में कोई नहीं था। तो राजाओं ने किलों, महलों, मंदिरों, नगरों का निर्माण करवाया था। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरापाटन में, जिसमें इसका निर्माण वर्ष लिखा गया है 689 ईस्वी। मतलब मंदिर तो इससे पहले भी बहुत बने थे, लेकिन किसी भी मंदिर के ऊपर उसका वर्ष अंकित नहीं था। ये पहला मंदिर है जिसके ऊपर वर्ष अंकित किया गया 689। निर्माण वर्ष बताने वाला प्राचीनतम मंदिर है। फिर है जयपुर का जगत शिरोमणि मंदिर। इसमें मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये दोनों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब दोनों का प्रभाव है इसमें, इसका मतलब क्या था कि आमेर का और मुगलों का यानी दिल्ली का आपस में क्या थे? मैत्री संबंध। फिर आती है दोस्तों मूर्तिकला। मूर्तिकला में नृत्य की मूर्ति हो गई, वाद्य यंत्र हो गए, आभूषण हो गए, धार्मिक स्थिति हो गई, इन सब चीजों का पता चलता है। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, नीचे से लेकर ऊपर तक मूर्तियां बनी हुई है, इसलिए मूर्तियों का अजायब घर इसको बोला जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक यानी जो साहित्य लिखा गया, कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में लिखा गया था। दोबारा याद दिला देता हूँ, संस्कृत में, राजस्थानी में, फारसी में, अंग्रेजी में। संस्कृत में शब्द के 2-2 उदाहरण लेंगे हम, क्योंकि आगे साहित्य में डिटेल में हमें पढ़ना ही है। एक था मंडन। मंडन किसके दरबार में था? कुंभा के दरबार में था, और ये आर्किटेक्ट था, शिल्पी था, वास्तुकार था। तो इसने एक ग्रंथ लिखा था राजवल्लभ। कौन सा ग्रंथ लिखा? राजवल्लभ ग्रंथ लिखा था। राणा कुंभा का शिल्पी या वास्तुकार था। इस राजवल्लभ ग्रंथ में इसने एक एक जानकारी दी है कि गांव बसाना है तो इस प्रकार से बनाओ, ये नक्शा होना चाहिए। नगर बसाना है तो इस प्रकार से बसाओ। मंदिर बनाना है तो ये, महल बनाना है तो ये, दुर्ग बनाना है तो ये, यहाँ तक कि बाजार बनाना है तो ये। इन सब के इसने 14 चैप्टर में विभाजित किया था राजवल्लभ को, और बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट था। तो राजवल्लभ के रचयिता मंडन है, जो कुंभा के शिल्पी या वास्तुकार थे। एक थे नयन चंद्र सूरी। अब ये सूरी जिसके अंदर लग जाता है ना, वो मान लीजिए कि जैन होते हैं। एक शेरशाह सूरी को छोड़ करके, शेरशाह सूरी को छोड़ के बाकी जिसके आगे भी सूरी लगाए वो सारे जैन होते हैं। ये कहाँ था? ये ग्वालियर के राजा वीरम तोमर के दरबार में था। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हमीर महाकाव्य लिखा। हमीर कहाँ का राजा था? रणथंभौर का राजा था। रणथंभौर के राजा हमीर चौहान। क्या जानकारी मिलती है
कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभोर पर आक्रमण किया था उसका इसमें वर्णन है, जानकारी हमें मिलती है। अब दूसरे राजा के दरबार में है ग्वालियर में, तोमर वंश का राजा है विरम तोमर। किसके लिए लिख रहा है? हमीर महाकाव्य हमीर के बारे में लिख रहा है। फिर है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में सबसे बड़ा नाम किसका है? मुहणोत नैणसी। मुहणोत है वो इसका सरनेम है, नैणसी है वो मुख्य नाम है। ये किसके दरबार में था? ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था। बहुत ही खास आदमी था, दीवान था ये। इसके पिता थे जयमल, वो भी दीवान ही थे। तो ये दीवान का मतलब लेखा जोखा सब रखना, सारे जितने आसपास के गांव वगैरह नगर वगैरह उसे वहां से टैक्स कलेक्ट होके इसके पास आता था। ये सारा हिसाब किताब लिखता था, इस गांव से इतना आ गया, इस गांव से इतना आ गया, ये सामान इतना लेके आया, ये सामान लेके इतना आ गया। तो एक बार क्या हुआ कि 1 लाख रुपए की गड़बड़ मिल गई राजा को। अब जसवंत सिंह ने पूछा भी क्या चक्कर है? तो मुहणोत नैन से बोला भी ये सामंत लेके ही कमाए, मेरे पास तो जितना लेखा जोखा है ये रहा। जसवंत सिंह बोला वो मुझे नहीं पता, ये 1 लाख की गड़बड़ तूने की है। तो इस पर गबन का आरोप लगा करके इसके और इसका भाई था, भाई का नाम था सुंदरदास, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जेल में ही इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्या बोला है? राजपूताने का अबुल फजल बोला है। अबुल फजल ने अकबरनामा वगैरह लिखी थी। इसने भी जसवंत सिंह यानी जोधपुर मारवाड़ के बारे में बहुत सी चीजें लिखी थी। मारवाड़ रे परगना री विगत है वो इसी के द्वारा लिखी गई है। कालिका रंजन कानून को इसे अबुल फजल से भी श्रेष्ठ कहते हैं। कालिका रंजन कानून को वो भी एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि अबुल फजल तो जो अकबर बोलता था, अकबर की अच्छी बातें थी, उसके कहने से लिखता था। ये तो अपने दिमाग से, अपने जो खुद सर्वे करता था उसके आधार पर इसने चीजें लिखी है। तो ये उससे क्या है? श्रेष्ठ है। ये वही चीज है, जसवंत सिंह का दीवान था, पिता जयमल भी दीवान थे, गबन का आरोप था, नैणसी था, उसका भाई सुंदरदास था, गिरफ्तार कर आत्महत्या करने। अब इसकी 2 पुस्तकों की हमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक है नैणसी ख्यात। ख्यात का मतलब होता है, ख्यात शब्द है वो संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लोकप्रियता। यानी किसी राजवंश की लोकप्रियता जिस ग्रंथ में लिखी जाती थी उसको ख्यात बोलते थे। और ये पुस्तकें राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती थी। तो ये नैणसी ख्यात हो गई। किसके बारे में? जोधपुर के राजवंश के बारे में। एक है मारवाड़ रे परगना री विगत। मारवाड़ रे का मतलब काके की, राजस्थानी में रे का मतलब होता है काके की। मारवाड़ के परगनों की विगत, विगत का मतलब इतिहास हो गया, पुरानी हो गई। जैसे हम कह देते हैं ना कि विगत वर्षों में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है, यानी पुरानी इतिहास की। तो मारवाड़ रे परगना री विगत, इसमें मारवाड़ की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थितियों की जानकारी है। राजनीतिक की किस में है? नैणसी ख्यात में। जबकि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक की किस में है? मारवाड़ रे परगना री विगत में। इसमें यह भी लिखा गया है कि कौन कौन से किसान थे, वो किस किस जाति के थे, किसानों की जनगणना की गई है। मतलब इसमें हमें जनगणना की जानकारी मिलती है। इसमें प्रशासनिक चीजें हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि कौन किस नाम का अधिकारी है, वो कहाँ पर नियुक्त किया गया था। अब वर्तमान में क्या होता है कि जैसे कोई आरएएस लगता है, आईएएस लगता है, या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब चीजें वो नियुक्ति है उसकी गजट में निकलती है। ठीक है, तभी उसको हम बोलते हैं गजटेड ऑफिसर। गजटेड और नॉन गजटेड 2 होते हैं ना। गजटेड जिनसे हम क्या करते हैं ना, करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाते हैं, मार्कशीट है वो साइन कराते हैं। ठीक है, तो वो गजट में निकलता है, भारत सरकार के गजट में, राजस्थान सरकार के गजट में, कि इस फलाने व्यक्ति को यहाँ पर इस पद पर नियुक्ति दी जा रही है। तो ये मारवाड़ का गजट भी कहलाता है, मारवाड़ रे परगना री विगत। तो ये हो गया मुहणोत नैणसी। अब दूसरे जो अपने लेखक थे, साहित्यकार, वो थे पृथ्वीराज राठौर। या बीकानेर के राज्य के कुंवर थे, राजकुमार थे, और राजा राय सिंह का ये छोटा भाई था। और ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इनको क्या किया था? गागरोन का दुर्ग है वो उपहार स्वरूप दिया था। और गागरोन में बैठ के इन्होंने एक इतने गजब के ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था वैली कृष्ण रुक्मणी रे। कौन से ग्रंथ? वैली कृष्ण रुक्मणी रे। कहाँ पर? गागरोन किला, झालावाड़ में। इसकी भाषा है उत्तरी मारवाड़ी। क्यों? बीकानेर से था, बीकानेर उत्तर में पड़ता है मारवाड़ के,
तो उत्तरी मारवाड़ी इसकी भाषा हो गई। बात करें शैली की तो इसकी शैली थी डिंगल। पूर्वी में क्या चलती है, पिंगल, और पश्चिमी राजस्थान में क्या चलती है, डिंगल। तो ये पश्चिमी राजस्थान से था, बीकानेर पश्चिम में ही पड़ जाता है लगभग, तो ये डिंगल में लिखी गई। तो फिर अकबर बोला, हाँ भी किताब की तो लिख दी, अकबर को पढ़ना तो आता नहीं था, तो अकबर आदमी रखता था पढ़ने के लिए कि तुम मुझे पढ़ के सुना दे। तो इन्होंने दुर्साडा को बोला कि ये किताब ले और इसको पढ़ के बता कि किस प्रकार की। दुर्साडा बोला भाई किताब क्या है, बहुत जोरदार चीज बनाई है, अगर इसको मैं पांचवा वेद, 4 वेद तो है ही, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये मैं इसको 5वां वेद बोलता हूँ, इतनी बढ़िया किताब है। पुराण कितने हैं, 18 है, तो मैं इसको 19वां पुराण बोलता हूँ। तो वेली कृष्ण रुक्मिणी को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने बोला था, दुर्साडा ने बोला। फिर इस किताब को किसने पढ़ा, टोड ने पढ़ा। टोड भी पढ़ के गदगद हो गया, बोला इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। बोला इतनी बढ़िया पुस्तक है, एकदम एनर्जी फील हो जाती है। फिर एक आए एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी कहाँ के थे, इटली का आदमी था। इसने डिंगल का होरेस बोला है, किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। होरेस कौन था, होरेस इटली में एक बढ़िया लेखक था, साहित्यकार था। उसी प्रकार इसने बोला भी पृथ्वीराज राठौड़ तो डिंगल का होरेस ही है। किसने बोला, एलपी टेसीटोरी। इसके बाद आता है फारसी साहित्य। फारसी साहित्य मतलब मुस्लिमों का आगमन हो गया। सबसे ऊपर नाम आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक किताब है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, जिसका तारीख ए अलाई भी बोलते हैं। अब उर्दू में लिखी होती है, फारसी है तो उर्दू क्या है, दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। अगर हम इसको दाएं से बाएं पढ़ के देखेंगे तो अलाई, अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ए का मतलब होता है इसमें काके की, जैसे राजस्थान में रे का मतलब होता है ना काके की, वैसे ए का मतलब काके की। तारीख मतलब इतिहास, बोलते हैं ना कि तेरी तारीख बदल देंगे, इतिहास बदल दें। अलाउद्दीन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन, खजाइन उल फुतूह, तारीख ए अलाई, ये अमीर खुसरो की किताब है। अमीर खुसरो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ रहता था। कहीं भी युद्ध करने जाओ, आक्रमण करने जाओ, देख देख के लिखता रहता था सारी चीजें। हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने ये कर दिया, इस राजा को इतने मार दिया, इतने हिंदुओं को कटवा दिया, इतने ये कर दिया, सब चीजें। तो इसने राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है पूरी, क्योंकि सब में साथ था। फिर आता है अबुल फजल, जो किसका दरबारी था, अकबर का दरबारी विद्वान था। क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा। इसमें अकबर और प्रताप का एक पक्षीय विवरण है। अब अबुल फजल अकबर के दरबार में था, अकबर के दरबार में, जिसका खाना उसका गाना। तो एक पक्ष होकर के इसने लिखा है कि राणा प्रताप को तो हरा दिया, राणा प्रताप की सेना में तो कोई दम ही नहीं था, फलाना फलाना फलाना। अजमेर की जलवायु का वर्णन करता है। फिर राजस्थान की सांस्कृतिक जानकारी मिलती है इसमें, मेले, त्योहार, वेशभूषा, क्योंकि ये घूमता था ना इधर से, कहाँ कहाँ घूमा, मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी अकबरनामा में मिलती है। इसके बाद आता है अंग्रेजी साहित्य। उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज में आया जॉर्ज थॉमस। ये कहाँ का था, आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था, आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भाई रख लो मुझे, कोई नौकरी पेशा दे दो। बोले नौकरी तो बंद है, भर्ती बंद है, अभी 3 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी। तो फिर ये और 1-2 राजाओं के पास गया, वहां भी नौकरी नहीं मिली। फिर ये लास्ट में गया मराठों के पास, बोल भाई मैं थोड़ी बंदूक चलाने जानता हूँ, मुझे रख लो। तो इसको मराठों ने पहाड़े का सेनापति बना लिया। तो ये मराठों का बाड़ायती सेनापति था, ठीक है। कई बार राजस्थान में ये मराठों की तरफ से युद्ध करने आया। कहाँ कहाँ पर, 3 आक्रमणों में आया था ये, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में। अब जयपुर, उदयपुर, बीकानेर में आक्रमण करने आता था, आक्रमण किया, काम किया, शाम को बैठ के डायरी में लिख लेता कि आज ये हुआ। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपुताना प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। इससे पहले किसी ने राजपुताना नहीं बोला था, सारे अलग अलग बोलते थे, मेवाड़, मारवाड़,
बूंदी, कोटा, मालवा, ये इसने पहली बार राजपुताना, राजस्थान का नहीं, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ये मर गया भाई, वो डायरी छोड़ गया ऐसी की ऐसी। तो उस डायरी को फिर इसका दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, उसने प्रकाशित किया। किस नाम से? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें फिर हमें राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो मिलता। तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, मराठों का बढ़ाई सेनापति था, 3 जगह आक्रमण करने आया, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में इसी ने किया। फिर आए अपने राजस्थान के इतिहास के जनक, जिनको बोला जाता है कर्नल जेम्स टोड। ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आयरलैंड का था, ये स्कॉटलैंड का था, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने सामने रखने चाहिए मैप। किस किस का? भारत का, राजस्थान का और वर्ल्ड का मैप। जैसे ही आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें किसी देश का नाम आता है, किसी महाद्वीप का नाम आता है, किसी समुद्र का नाम आता है, तो वो आप साइड में डायरी में नोट कर लो एक बार। जैसे ही आप पढ़ के उठो, मैप के पास जाओ, वो डायरी निकालो, देखो, हाँ स्कॉटलैंड यहाँ है, आयरलैंड यहाँ है, इस महाद्वीप में ये देश है। उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ोगे तो आपके विजुअल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आयरलैंड का नाम लोगे तो आपके विजुअल्स बनेगी, हाँ आयरलैंड मैप में वहाँ है, तो आप कनेक्ट हो जाओगे, तो पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा और याद भी आसानी से रहेगा। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था, ये बोनस टिप थी आपके लिए। और अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था ये। पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक एजेंट। राजनीतिक एजेंट का क्या मतलब हुआ? अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए? बंगाल में। बंगाल में आए तो फिर बंगाली विद्रोह करने लगे। आसपास वाले शासक थे, उनको वो बंगाली भड़काते थे कि ये हमारे ऊपर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेज चाहते थे कि हम अपना व्यवसाय है, व्यापारी क्या चाहेगा? व्यापारी चाहेगा अब जैसे अंबानी अडानी हो गई, देश में युद्ध हो जाए दूसरे देश के साथ, इनका व्यापार क्या हो जाएगा? डाउन जाएगा, घाटे में जाएगा। तो व्यापारी यही चाहते हैं कि हमें शांति रहे उस क्षेत्र में जहां हम व्यापार करने जा रहे हैं। तो इसने अलग अलग, भाई ये संधि कर लो, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी करेंगे, इस प्रकार के क्या थे? करारनामे करवाने के लिए अलग अलग एजेंट बना रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। इसीलिए राजस्थान में किसको भेजा गया? कर्नल जेम्स टोड को भेजा गया। ये आया, यहाँ इसने देखा, किसी राजा के पास गया, बोला कोई बताओ, किसी ने बताया, कोई बाहर गया गांव में, उसने कहानी सुनाई, बोले वो फलाना राजा तो ये था, हमारे राजा के पास 7000 की सेना थी, वो फलाना राजा 50,000 लेके आया था, उसके 30,000 हमने मार दिए, हमारे वाले ही मर गए, उनके 30,000 मार दिए, बाकी भागे। तो ऐसी वीर रस की कहानियां सुना सुना के इसको बढ़िया बना दिया। ये डायरी में लिखता रहता। ये फिर अंग्रेजों को बोलता कि भाई इसके साथ सेट रहो, राजस्थान वालों के साथ, ये तो बहुत तगड़े वीर हैं, साहसी है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये राजस्थान वाले तो पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ाएंगे, ये उत्तेजित कर करके जरूर लड़वा देगा। फिर उसको बोले कि तू जा भाई वापस, इसकी बम्बई से करा दी टिकट, इसके पानी वाले जहाज की, और तू वापस चला जा तेरे स्कॉटलैंड। आगे पढ़ते हैं। तो जब ये राजस्थान आया तो इसको किताबें समझ में नहीं आ रही थी, तो इसने अपना एक गुरु बनाया, यति ज्ञानचंद्र। फिर ये वापस गया, जितनी डायरी लिखी हुई थी उनको वहां जाके व्यवस्थित किया और पुस्तक लिखी, जिसका क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स का मतलब इतिहास हो गया, इतिहास, एंटीक्विटीज पुरानी चीजें, पुरातत्व, ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने कर लिया यहाँ पर? जेम्स टोड। ठीक है, इतिहास, पुरातत्व, राजस्थान, राजस्थान का इतिहास और पुरातत्व। फिर ये बोले कि ये राजस्थान है क्या भाई? पहली बार शब्द का प्रयोग किया था, तो इसने दूसरा नाम लिखा इस पुस्तक का कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल मध्य भारत वाले, वेस्टर्न पश्चिम भारत वाले, राजपूत स्टेट्स, जो राजपूत स्टेट्स हैं उसके बारे में ये जानकारी है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? राजस्थान बोल रहे हैं, जो सेंटर के हैं और मध्य भारत के हैं, ये सॉरी पश्चिमी भारत के हैं। कौन कौन? वर्तमान राजस्थान आ गया,
गुजरात का सौराष्ट्र आ जाता था उस समय, मध्य प्रदेश का मालवा आ जाता था। ये सारा मिलके क्या बनता था? राजस्थान बनता था। आज का राजस्थान है वो छोटा है, सौराष्ट्र गुजरात को चला गया है, मालवा मध्य प्रदेश को चला गया। फिर दूसरी पुस्तक आई इसकी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये जब इसकी टिकट कटाई थी बम्बई की, राजस्थान में उदयपुर में रहता था ये, तो ये वहां से धीरे धीरे चलता गया था, घोड़ा लेके, इसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो रास्ते में कहीं रुकता, वहां ले लेता, तो वहां उदयपुर से चला, उदयपुर से फिर उदयपुर में था या सिरोही में था, अभी मेरे याद नहीं है, कंफ्यूज हूँ। वहां से फिर सिरोही गया, सिरोही से फिर गुजरात में, गुजरात से फिर महाराष्ट्र में, फिर बम्बई। तो ये जो इसने यात्रा की थी, इसमें जो इसने डायरी बनाई थी, उसको इसने लिखा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। टोड ने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। टोड का पसंदीदा किला था भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला। इसको बोला था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई एक जगह रहने को मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ किले को चुनूं। अब आ जाता है लास्ट पूरा लेखिए। पूरा लेखिए यानी आर्काइवल। कोई भी दस्तावेज, तो राजकीय दस्तावेज जो हैं राजाओं के, रियासतों के, उनको पुरालेख बोलते हैं। और जहां पर ये संग्रहित करके लिखे जाते हैं उनको पुरालेखागार या अभिलेखागार बोलते हैं। जो कहां पर है? हमारे राजस्थान का बीकानेर में है, सबसे पहले हमने देखा था। यहाँ पर रियासतों के राजकीय दस्तावेज रखे जाते हैं। ये तो हो गया सरकारी। इसके अलावा कोई अन्य दूसरी सरकारी संस्थाएं भी हैं। कुछ जब देश आज़ाद हुआ तो प्राइवेट लोग थे, उन्होंने भी रख लिया, बोले हमारे हम ही रख लेंगे। तो एक है प्रताप शोध केंद्र उदयपुर, एक है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासणी जोधपुर, एक है अगरचंद नाहटा कलेक्शन बीकानेर, एक है नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश में। ये हमें याद रख लेंगे। अब है प्रमुख राजकीय दस्तावेज कि किसको क्या बोलते थे। एक होता था खरीता। खरीता का मतलब था एक राजा दूसरे राजा को पत्र लिख रहा है, वो खरीता कहलाएगा। दूसरा राजा तीसरे राजा को पत्र, राजा से राजा जो पत्र जाएगा ना, खरीता कहलाएगा। फिर था परवाना या फरमान। वो था राजा से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। राजा दीवान को कोई पत्र लिखेगा, फरमान या परवाना। राजा अपने सेनापति को लिखेगा, वो भी फरमान। तो राजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो भी लिखेगा वो परवाना। राजा राजा को लिखेगा, खरीता। अब राजा को भी तो कोई पत्र लिख सकता है, जनता। तो जनता द्वारा जो राजा को लिखा जाने वाला पत्र था उसको बोलते थे अरजदास्त। अरजदास्त यानी अर्जी लगा रहे हैं वो। चाहे राजा का घर का कोई सदस्य भाई लिखेगा, उसको क्या बोलते थे? अरजदास्त बोलते थे। फिर है सनद। सनद यानी ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र। सिया हुजूर, स्टार मार्क लगाए, पहले आरपीएससी परीक्षाओं में पूछा गया। सिया हुजूर का मतलब था, ये जयपुर में होता था, राज परिवार के दैनिक का खर्चा। रानी का इतने का लहंगा आ गया, राजकुमारी का इतने का हार आ गया, राजा के इतने रुपए की जुत्ती आ गई। ये सारे सिया हुजूर में लिखे जाते थे। दस्तूर कोमवार हमने देखा ही था, ये भी जयपुर में चलता था। कर्मचारियों के नाम व जाति सेग्रीगेट करके लिखी जाती थी। हकीकत बही, राजा की दिनचर्या। राजा जी 7:15 बजे दरबार में आए, 7:30 बजे इस व्यक्ति को भूमिदान की, 8:30 बजे इस आदमी को मौत की सजा सुना दी, 9:30 बजे राजा जी ने नाश्ता कर लिया। ये सारी चीजें कहाँ पर? हकीकत बही। एक है कमठाना बही। कमठाना, कमठो, कई बार अगर आपने सुना होगा तो कमठाना बही होता है कि जब हम कोई स्थापत्य कला का काम शुरू करते हैं, कोई मकान बनाना, कोई मंदिर बनाना, कोई बिल्डिंग बनानी शुरू करते हैं, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक उसका खर्चे का लेखा जोखा हम जिस पुस्तक में रखते हैं उसको कमठाना बही कहते हैं। सरकारी भवनों के निर्माण की जानकारी। फिर है राणा राज सिंह की बही। यह राजस्थान की प्राचीनतम बही है। ये मेवाड़ के राजा थे राणा राज सिंह, उनकी बही है। एक है जोधपुर हुकूमत की बही। ये राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जानकारी देती है। और यहाँ पर शाहजहां की बीमारी की जानकारी भी यहीं से मिलती है, क्योंकि जसवंत सिंह था जो जोधपुर का, वो इसमें शाहजहां से संधि हो रखी थी। तो शाहजहां जैसी बीमार हुआ था तो उसके टाबर लड़ने लग गए, बच्चे लड़ने लग गए। तो वो किस प्रकार से लड़ रहे थे, कौन क्या कह रहा था, जसवंत सिंह बोला भी कि मैं किसकी साइड हूँ। ये सारी चीजें किसमें है? जोधपुर हुकूमत की बही में। तो ये था अपने राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत।
किताब कौन सी है? किताब है वही हुक्मचंद जैन और नारायण माली। थोड़े बहुत इधर उधर के नोट्स थे, सारी चीज़ें नहीं लिखी है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही मतलब छांट के लिखी है। कुछ पुराने जो आए हुए हैं पर्सन वो डाले गए हैं, आ सकते हैं वो डाले हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। इसकी पीडीएफ लेने के लिए, ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन कर लेना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे ही समय मिलता है, जैसे ही मेरा पूरा होता है ये नोट्स बनाना, मैं तुरंत वीडियो बना के डालता हूँ। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा के जरूर रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।